वो दोनों बुजुर्ग कहाँ से आए थे और कहाँ रहते थे, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन इतना ज़रूर था कि वो दोनों बुजुर्ग दंपति रोज़ सुबह उसी गली के नुक्कड़ पर आकर बैठ जाते थे, जहाँ से गुजरता हुआ हर कोई उनको देखता था और वहाँ हर एक आदमी उनको पहचानता था। मगर जानता कोई भी नहीं था। कोई कुछ दे जाता तो खा लेते थे, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते थे। खाने के लिए वो दूसरों के ही भरोसे थे, क्योंकि उनका अपना तो कभी कोई दिखाई ही नहीं दिया। कभी किसी के यहाँ कुछ आयोजन होता तो उन्हें भी बुला लेते, जिससे एक समय का खाना उन्हें मिल जाता था। दोनों देखने में कुछ दुखी लगते थे, मगर कोई उनके दुख के बारे में नहीं जानते थे। एक सुबह मोहल्ले के एक घर से छोटी सी बच्ची अपनी गुड़िया हाथ में लिए दौड़ती हुई आई और बोली, अम्मा, मेरे घर आओ ना। आज मेरा जन्मदिन है और मेरे घर बड़ी दावत है। आपको मैं केक खिलाऊंगी। ये मीना थी, जो दरअसल वहीं करीब ही रहने वाली शीला की बेटी थी और रोज़ उस बूढ़ी औरत के पास खेलने आया करती थी। उन्हें भी उसमें अपनी पोती दिखाई देती थी, तो वो भी उसके साथ मुस्कुरा लेती थी, उनके साथ अपनी गुड़िया को कपड़े पहनाती थी। आज मीना का जन्मदिन था। उसने अम्मा जी को कुछ बोलने का मौका ही ना दिया और उंगली पकड़कर खींचते हुए अपने घर ले गई। अम्मा ने अपने बूढ़े पति से कहा, मैं अभी आती हूँ। वो बेचारे वहीं बैठे रहे। बाहर ही सुंदर सजावट करवाई जा रही थी। घर के बाहर टेंट लगा था और एक प्रवेश के लिए बड़ा सा गेट तैयार किया गया, जिसमें फूलों से सजावट का काम जारी था। मीना के जन्मदिन की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। अम्मा थोड़ी देर के लिए सकपका गईं। उन्हें अजीब लग रहा था। कभी अपने कपड़े देखती, कभी इतने महंगे साज सजावट को। ये सब देखकर थोड़ा घबरा रही थी। वो लौट जाना चाहती थी, मगर मीना उनको खींचती हुई ले जा रही थी। उनकी सूनी आंखों में एक अजीब सा सूनापन दिखाई दे रहा था। एक तरफ से जैसे ही बढ़िया खाने की खुशबू आई, तो उनकी आंखें थोड़ा चमक आ गई, क्योंकि दोनों सुबह से भूखे थे और आज कोई खाना देकर भी नहीं गया था। वह मीना के घर जाकर डरी सहमी सी एक कोने में बैठ गईं। उन्हें डर था कि कहीं कोई उन्हें ऐसे हाल में देखकर यहाँ से अपमानित करके भगा ना दे। अम्मा को वहाँ बैठे करीब 2 घंटे हो गए और मीना उनसे कहकर गई थी कि माँ को अभी बुलाकर लाती हूँ। उधर मीना अपनी काम में व्यस्त माँ के आगे पीछे घूम रही थी और कह रही थी कि मम्मी, अम्मा जी को लेकर आई हूँ, चलो ना उनके पास। उसकी माँ शीला ने कहा, बेटा, इतने सारे काम हैं, तुम उनको अभी लेकर आ गई। अभी तो दावत शुरू होने में भी वक्त है। लेकिन मीना तो जिद पर अड़ी थी, तो शीला को जाना पड़ा। उसने जाते ही सामने बैठी अम्मा जी को देखते ही कहा, अरे अम्मा जी, ये तो बच्ची है, इसको तो समझ नहीं, लेकिन आपको तो है ना। आपको अभी नहीं आना चाहिए था। खाना तो मैं आपके पास भिजवा ही देती। अम्मा को अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शीला की बात सुनकर वो उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर वहाँ से चल दी। शीला ने पीछे से आवाज़ देकर कहा, अम्मा, लो ये लेती जाओ। शीला उन्हें एक थैली में कुछ बिस्किट डालकर देने चली आई थी, लेकिन अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बेटा। उनके दिल को ठेस लगी थी, जिससे वो वहाँ रुक नहीं पाई। शीला पीछे से दौड़कर आई और माफ़ी मांगकर कहने लगी, अम्मा जी, माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अम्मा जी ने कहा, बिटिया, तुम पहली नहीं हो, बहुत लोग ऐसा कह देते हैं। मैं जाती हूँ। वहाँ नुक्कड़ पर तुम्हारे बाबा बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो कुछ देर का ही कहकर आई थी। वो क्या है ना कि वो जल्दी ही मेरे बिना घबरा जाते हैं। शीला ने उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर अंदर चली गई। लगभग 4 घंटे बाद कार्यक्रम ख़त्म हो चुका था और उसके बाद जैसे ही मीना ने कहा, मम्मी, मुझे अम्मा जी को केक देकर आना है, शीला को याद कि अम्मा को खाना पूछना था। बस फिर वो मीना के साथ वहाँ नुक्कड़ पर खाना लेकर पहुँच गई, लेकिन अम्मा वहाँ मौजूद नहीं थी।
शीला हैरानी से इधर उधर देखने लगी। अरे, यहीं तो रहती थी रोज़, शीला ने कहा। तो मीना बोली, हाँ मम्मी, सुबह भी यहीं बैठी थी। शीला उन्हें हाथ में थाली लिए ढूंढती रही और लोगों से पूछती रही कि किसी ने तो उन्हें यहाँ से जाते देखा होगा। अब शीला को अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। शीला को किसी ने बताया कि दोपहर में कोई उन्हें खाने के बदले अपने गार्डन में झाड़ू लगवाने के लिए ले गया। शीला को धक्का सा लगा। उसने सोचा कि ये तो गलत है, एक वक्त का खाना नहीं दे सकते हैं क्या? अरे, उनकी हालत ही कितनी कमज़ोर है। लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए था। शाम हो रही है। शीला ढूंढते हुए वहीं जा पहुंची और उनके घर में झांकने लगी। उसे अम्मा जी नज़र आ गई तो उसने उनको बाहर से ही आवाज़ दी, अम्मा जी, यहाँ आइए। अम्मा जी। अम्मा ने जब मीना की भी आवाज़ सुनी तो उन्होंने गेट के पास आकर देखा। मीना को देखकर बोली, अरे बिटिया, यहाँ क्या कर रही हो? मीना ने कहा, अम्मा, केक लाई हूँ आपके लिए। शीला ने कहा, अम्मा जी, आपको मैं वहाँ नुक्कड़ पर ढूंढ रही थी तो किसी ने यहाँ का पता बता दिया। आपके और बाबूजी के लिए देखिए, ये खाना लेकर आई हूँ। अम्मा जी ने कहा, बेटा, खाना तो खा लिया है। शीला नज़र झुकाए खड़ी थी। उसे देखकर अम्मा ने कहा, अच्छा लाओ, दे दो, अब रात को किसी का इंतज़ार न रहेगा। शीला इस बात पर खुश हो गई। अम्मा ने एक नज़र थाली की ओर डाली तो उसमें रखी खीर देखकर बोल पड़ी, अरे खीर, ये तो तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है। रुको, मैं उन्हें देकर आती हूँ। अम्मा लंगड़ा कर चलती हुई एक तरफ ज़मीन पर बैठे बाबूजी के पास गईं और उन्हें बड़े प्यार से खीर खिलाई। शीला उनका प्रेम देखकर अभिभूत हो रही थी। मन में इसने सोचा कि इस उम्र में इतना निर्छल प्रेम करना कितना मुश्किल है। अपना शरीर इतना कमज़ोर होते हुए भी पति को कितने प्रेम से खिला रही हैं। शीला उनके आने का इंतज़ार करती रही। जैसे ही अम्मा आई तो शीला ने कहा, अम्मा, अब रात को कहाँ रहेंगी? अम्मा ने कहा, बिटिया, वहीं जहाँ रोज़ रहते हैं, आसमान के नीचे, और कहाँ? शीला के चेहरे पर हैरानी के भाव उतर आए क्योंकि जोर के बादल घिर कर आ रहे थे। शीला ने कहा, अम्मा जी, मैं जानती हूँ कि आज मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन सच में उस वक्त मैं बहुत उलझन में थी। बारिश होने वाली है, आप मेरे साथ चलिए, हमारे घर में बहुत से कमरे हैं। अम्मा जी ने चलने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब मीना ने रोते हुए कहा, अम्मा चलो ना, यहाँ भीग जाओगी, बाबा को भी ले चलो, उसके आंसू देखकर अम्मा जी से रहा ना गया। अम्मा और बाबा शीला के पास उसके घर चल पड़े। मीना खुशी से उछलती हुई अम्मा का हाथ पकड़े चल रही थी और बाबा अम्मा के कंधे का सहारा लिए चल रहे थे। शीला ने पकड़ने की कोशिश की तो भी अम्मा के कंधे से हाथ नहीं हटाया। शायद उन्हें अम्मा के सहारे पर ज़्यादा भरोसा था। सब घर पहुँचे तो शीला के पति राजीव ने देखते ही कहा, अरे शीला, कहाँ चली गई थी? कितना काम पड़ा है, घर की क्या हालत हो गई है, अब सफाई भी तो करवानी है, और ये इन्हें क्यों साथ ले आई हो? शीला ने कहा, अरे सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये अम्मा बाबा बाहर नुक्कड़ पर रहते हैं, खुले में रहते तो भीग जाते। देखो, बाहर बारिश होने लगी है, इसलिए मैं इन्हें साथ ले आई। राजीव ने कहा, चलो अच्छा किया। शीला ने अम्मा और बाबा को आराम से ले जाकर कमरे में बैठाया। रात को खाना खिलाकर शीला ने उन्हें ले जाकर दूध दिया तो अम्मा को आंखें भर आईं। बाबा ने कहा, हमारे सगों ने भी इतना ना किया जिनके कारण हम आज इस हालत में हैं। शीला ने कहा, अम्मा, आप बुरा न माने तो मुझे आपके बारे में जानना है। बाबा के लिए आपका प्रेम मिसाल होना चाहिए। जहाँ लोग जवानी में ही अपनों को छोड़ देते हैं, वाह, आप बुढ़ापे में बाबा का साथ दे रही हैं, उनकी परवाह करती हैं। कुछ बताइए ना अपने बारे में, आपका नाम वगैरह। तब अम्मा ने हंसकर कहा, अरे तुम आजकल के लोग ही प्रेम विवाह थोड़े करते हैं, हमने भी प्रेम विवाह किया था।
शीला हैरानी से देखने लगी तो अम्मा ने कहा, हैरान होना, हमारा नाम श्यामा है, हमारे और तुम्हारे बाबूजी उदय सिंह हैं। आज पहली बार शीला को उनका नाम पता चला था। शीला ने कहा, अरे अम्मा जी, मुझे तो आज आपका नाम पता चला, कुछ और भी बताएं ना। अम्मा जी की तो पहले ही शीला का अच्छा व्यवहार देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं और शीला के पूछने पर तो अम्मा जी अपनी भावनाओं में बह गईं। अपनी बचपन की कई बातें बताईं। उन्होंने कैसे सहेलियों संग बाग से चुराकर आम तोड़कर लाती थीं। वो अनाज के बदले मिलने वाली कुल्फ़ी को तो दीवानी थीं। अम्मा और अपनी माँ के हाथ के बने पकौड़े तो जी भरकर खाती थीं। शीला ये सब सुनकर और उन्हें मुस्कुराते देखकर गदगद हो रही थी। अम्मा ने कहा, बेटा, पढ़ाई में भी मैं बहुत होशियार थी। अरे हाँ, इस पढ़ाई के कारण ही तो तुम्हारे बाबा मिले। शीला ने हंसकर कहा, क्या अम्मा, पढ़ाई के कारण? अम्मा ने कहा, हाँ हाँ, पढ़ाई के कारण। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा हमको ट्यूशन पढ़ाने आते थे। शीला ये सुनकर और भी हैरान हो गई। अम्मा अपनी कहानी सुनाने लगी और शीला भी ध्यान से सुनने लगी। बात तब की थी जब अम्मा 12वीं कक्षा में आई थी। गांव के संपन्न परिवार से थी और पढ़ने में होशियार भी थी। कब बचपन के खेल खिलौने से निकल कर बड़ी हो गई, पता भी ना चला। जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास की तो गांव के हर घर में लड्डू बांटे गए। मैं गांव के कई बच्चे फेल हो गए थे। शाम जी तो पंछी बनकर उड़ते फिर रही थी और उस दिन किसी ने भी अपने बाग से आम तोड़ने पर उनकी घर जाकर शिकायत नहीं की। सहेलियों संग खूब उत्पात मचाया था। इसी तरह खेल कूद के साथ पढ़ाई करके जब 12वीं के बोर्ड तक आई तो उनके पिताजी ने कहा, इस बार तुम्हारा ट्यूशन लगा देते हैं। ट्यूशन लगाना बड़ी बात थी और बड़े घरों के लोगों में ही ऐसा होता था। यूँ तो श्यामा जी को ट्यूशन की ज़रूरत ही ना थी, लेकिन गांव में दूसरे बच्चों पर अपनी धाक जमाने के लिए पिताजी से हाँ कह दिया था। पिताजी के लिए तो यूँ कहिए कि गांव में इज्जत का सवाल था। उन्हें लगता था कि अगर ट्यूशन नहीं लगाया तो श्यामा का पास होना ही मुश्किल होगा, क्योंकि पूरा दिन मर्डर गश्ती करती फिरती है। मगर पिताजी को ऐसा मास्टर चाहिए था जो घर पर आकर पढ़ा सके, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर एक ज़रूरतमंद लड़का उदय सिंह उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए मिल गया। लड़का ग्रेजुएशन के दूसरे साल में था। पिताजी चाहते तो नहीं थे, लेकिन शर्तों के साथ लड़के को ट्यूशन मास्टर के तौर पर बुला लिया। शर्त ये थी कि कभी अकेले में नहीं पढ़ाएगा और सिर्फ काम से काम रखेगा। उन्हें अपनी बड़ी होती बेटी के लिए इतने जवान लड़के को मास्टर के तौर पर रखना खतरे जैसा लग रहा था। उदय सिंह श्याम जी से कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और श्यामा जी बहुत सुंदर और चंचल थी। अब उदय हर रोज़ उन्हें पढ़ाने आने लगा। बोर्ड की परीक्षा में अभी 6 महीने बाकी थे। उदय सिंह उनसे कहता, देखो श्यामा, परीक्षा तुम्हारी ही नहीं मेरी भी है। तुम पास होगी तो मैं भी पास हो जाऊंगा। पहली बार मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, इसलिए मन लगाकर पढ़ो और मेरा नाम बदनाम होने से बचा लेना। श्यामा जी उदय सिंह पर हंस दी। उनकी हल्की सी मुस्कुराहट पर उदय सिंह दिल हार जाता। उदय सिंह की नज़रों से श्यामा जी भी समझने लगी थीं और सच तो ये था कि वो भी उन्हें अच्छा लगने लगा था। 6 माह कब गुजरे पता ही ना चला, लेकिन अब तक दोनों ने ही एक दूसरे को मन की बात ना बताई थी। परीक्षा में उदय सिंह ने श्यामा जी को पूरे मन से और मेहनत से पढ़ाया। श्यामा जी ने भी उदय सिंह की मेहनत पर पानी न फिरने दिया और पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर परीक्षा में पहले स्थान पर आ गई। स्कूल टॉप करना आसान थोड़े था और इसके पीछे उदय सिंह का ही हाथ था। अब इसके बाद पिताजी उदय सिंह से प्रभावित हो गए और श्यामा जी को कॉलेज जाने की भी अनुमति मिल गई। ये जिम्मेदारी भी पिताजी ने उदय सिंह को दे दी। अब उसे ही श्यामा जी को कॉलेज लेकर जाना था और वापस छोड़ना भी था। एक ही कॉलेज में थे दोनों, तो अकेले बात करने का समय भी मिलने लगा। श्यामा जी से एक दिन उदय सिंह ने अपने मन की बात कही।
क्योंकि अब उदय सिंह का आखिरी साल था। श्यामा जी ने कहा, आप कह रहे हो जबकि 12वीं से ही चाहते हो हमको। इसके बाद दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। एक दिन पिताजी को भी खबर लग गई। पता चलते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उदय सिंह अभी पढ़ ही रहा था और कामकाज का अभी कोई नाम नहीं था। उन्होंने श्यामा जी से कहा, तुम्हें उदय सिंह ही मिला, उससे हमारा कोई मेल नहीं है। श्यामा, हमारे घर की बेटियां बड़े घरों और अच्छे ख़ानदानों में ही जाती हैं। लेकिन श्यामा जी ने नहीं मानी और उदय से चुपके चुपके मिलती रहीं, जबकि पिताजी ने उनका कॉलेज जाना बंद करवा दिया था। दोनों ही शादी करना चाहते थे, मगर सब उनके खिलाफ खड़े थे। श्यामा जी अपनी ज़िद पर अड़ी थीं कि शादी करेंगी तो सिर्फ उदय सिंह से ही करेंगी। लेकिन पिताजी ने कहा, श्यामा, ऐसा नहीं होगा, तुम चाहे जो कर लो। मैंने तुम्हारी शादी की बात कर ली है और कल तुम्हें लड़के देखने वाले आ रहे हैं। खबरदार जो कोई हरकत की तो। श्यामा जी इस बात से परेशान हो गई और रात को ही उदय सिंह को चुपके से मिलने बुला लिया। उदय सिंह ने कहा, श्यामा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मर ही जाऊंगा। श्यामा जी ने भी यही कहा तो दोनों ने घर भागने का निर्णय ले लिया और एक दिन दोनों ने भागकर मंदिर में शादी कर ली। पिताजी को ये जानकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने कह दिया कि श्यामा को कभी इस घर आने नहीं दिया जाएगा। वो आज से हमारे लिए मर गई। श्यामा जी उदय सिंह के अपनी नई दुनिया बसाने साथ निकल पड़ी थी। अब हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, मंदिर में जाकर शादी भी कर ली। उदय सिंह के घर वालों ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया तो दोनों अपने गांव से कहीं दूर चले गए। उदय सिंह पढ़ा लिखा था तो शहर में जाते ही उसकी एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी लग गई। उदय सिंह ने श्यामा जी को पढ़ाना जारी रखा और ख़ुद भी पढ़ता रहा। स्नातक करने के बाद श्यामा जी को भी नौकरी भी एक टीचर के तौर पर स्कूल में लग गई। अब उनकी गृहस्थी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। 2 साल बाद उनके घर में एक नन्ही सी बिटिया ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने आराध्या रखा। आराध्या बहुत ही प्यारी थी। जो भी उसे एक बार देख लेता उसका ही मन मोह लेती थी। आराध्या के पालन पोषण में दोनों इतने व्यस्त हुए कि कब वो बड़ी हुई पता ही नहीं चला। जैसे जैसे आराध्या बड़ी होने लगी, श्यामा जी आराध्या के लिए सोने के गहने भी बनवाती गईं, जिससे विवाह के वक्त कोई परेशानी ना हो। मगर उदय सिंह ने सारा ध्यान आराध्या की पढ़ाई पर रखा। इस छोटे से परिवार में आराध्या ने आकर खुशियां भर दी थी। चारों तरफ आनंद ही आनंद था और खुशियां ही खुशियां छाई थीं। आराध्या जब 10वीं कक्षा में आई तो उदय सिंह को उसकी बोर्ड परीक्षा की चिंता सताने लगी। श्यामा जी ने कहा, आप मुझे पढ़ा सकते हो तो आराध्या को भी तो पढ़ा सकते हो। उदय सिंह को इस बात पर हंसी आ गई, लेकिन उदय सिंह के पास वक्त ही बेहद कमी थी, सो उसने एक कोचिंग सेंटर में भेजना शुरू कर दिया। एक दिन काफ़ी रात हो गई, लेकिन उदय सिंह घर नहीं आया, जबकि आराध्या का जन्मदिन था और बाहर खाना खाने जाने का कार्यक्रम एक दिन पहले ही बन चुका था। श्यामा जी परेशान होकर बाहर जा खड़ी हुई और रास्ता निहारने लगी। उन्होंने उदय सिंह के दोस्त को भी फ़ोन करके पूछा, लेकिन उसने कहा कि वो तो शाम ही ऑफिस से घर के लिए निकल गया था, अभी तक घर कैसे नहीं पहुंचा। श्यामा जी परेशान हो गईं और रात के 12 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गईं। उन्होंने दिलासा देकर कहा कि देखिए, अभी कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 24 घंटे से पहले मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है। वापस आ गए तो अच्छा है, नहीं तो पुलिस उनको ढूंढने की हर संभव कोशिश करेगी। दूसरे दिन पुलिस वालों ने श्यामा जी को फ़ोन करके कहा, उदय सिंह का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। श्यामा जी बदहवास सी बेटी को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गईं। पहुंचते ही किसी ने कहा, आप उनकी पत्नी हैं ना? पहचान कर उदय सिंह की बॉडी लेकर जाइए।
इतना सुनते ही श्यामा जी तो होश में ही नहीं रही और वहीं चक्कर खाकर गिर गई। आराध्या भी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने पापा के दोस्त रघुवीर को फ़ोन लगा दिया। रघुवीर अपनी पत्नी रेखा के साथ आया। पहचानने पर पता चला कि वो उदय सिंह नहीं हैं। जैसे ही श्यामा जी ये होश में आई तो वो श्यामा जी को लेकर घर आए, मगर उदय सिंह का कहीं पता नहीं चला था। पुलिस ने खूब तलाश किया मगर पता नहीं चला। श्यामा जी रोती तड़पती उदय सिंह को इधर उधर ढूंढती रहीं। अब जीवन बड़ा मुश्किल हो गया था। रात तकते तकते आंखें थक गई थीं, क्योंकि 1 साल होने को आया था। पुलिस ने सारे हॉस्पिटल छान मारे थे, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही समय बीतता गया और श्यामा जी उदय सिंह के बिना उनकी फिक्र में बीमार रहने लगी। आराध्या की पढ़ाई भी बीच में छूट गई थी और वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। फिर भी मैंने जैसे तैसे उसकी 12वीं करवा दी थी। 3 साल हो गए थे उदय सिंह को गायब हुए और श्यामा जी हर पल उनका रास्ता देखती थी। उन्हें अब भी उनके आने की उम्मीद थी। आराध्या अब एक छोटी सी नौकरी करने लगी थी। वो एक डॉक्टर के यहाँ रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। एक दिन आराध्या ने आकर कहा कि वो किसी को चाहती है, वो भी उससे शादी करना चाहता है। श्यामा जी तो उदय सिंह की याद में डूबी रहती थी। उन्होंने जब ये सुना तो उन्हें खुशी हुई कि उनकी बेटी अब जीवन साथी चुनने लायक हो गई है, लेकिन वो एक बार उस लड़के से मिल लेना चाहती थी। आराध्या अगले दिन ही उसको लेकर आ गई। वो भी एक हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में काम करता था। श्यामा जी को लड़का पसंद आ गया और उन्होंने उसके घर वालों से मिलकर हाँ कर दी। ज़्यादा धूमधाम से तो नहीं, लेकिन जो भी पैसा और जेवर उदय ने आराध्या के लिए रखा था, उससे साधारण सी शादी संपन्न हो गई थी। लड़के वालों को भी कुछ नहीं चाहिए था, जिस कारण शादी में कोई अड़चन नहीं आई। श्यामा जी बहुत बीमार रहने लगी और अकेले अपने लिए खाना तक नहीं बना पाती थी। आराध्या ने आभास से पूछा, आभास, क्या मैं अपनी माँ को हमारे घर रख सकती हूँ? वो बहुत बीमार रहती हैं। मेरे पास माँ ही बची है, कहीं उनको भी खो ना बैठूँ। आभास ने खुशी खुशी हामी भर दी और आराध्या उन्हें अपने साथ ले आई। अब वो दिन रात माँ की सेवा करने लगी तो माँ ठीक होने लगी। सास को कुछ समय बाद उनका वहाँ रहना खलने लगा। वो आभास से कहने लगी, आभास, ये बुढ़िया अब जीवन भर यहीं रहेगी क्या? आभास ने कहा, माँ, चाहता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आराध्या की खुशी के लिए कर रहा हूँ। सास ने कहा, अगर इसको रखना है तो इसके पास जो सोने का जेवर है वो बड़ा सा घर बनवा लेंगे। इसके पास सोने के भारी जेवर हैं। यही बात आभास ने आराध्या से कही कि माँ इतना सोना रख कर कैसे चैन से ये रहती हैं। अरे तुम इसको अपने पास सुरक्षित रख लो, कहीं किसी दिन चोरी हो गई तो इल्ज़ाम भी हम पर आएगा। आराध्या को बात जम गई। उसने कहा, ठीक है आभास। उसने माँ को समझाकर गहने अपने पास रख लिए। 1 साल बाद सच में चोरी हो गई। गहने देखकर आराध्या के पैरों तले ज़मीन ही सरक गई। उसने डरते हुए माँ को बताया तो श्यामा जी गहने ना देखकर छटपटाने लगी और बोली, बेटा, मेरे पास एक वो ही निशानी थी। उदय ने मेरे लिए कितने प्यार से मेहनत करके बनवाए थे। अब जब वो मिलेंगे तो उनका क्या जवाब दूंगी कि मैं उनकी निशानी संभाल कर ना रख सकी। आभास ने कहा, माँ, आपके कहने तो केवल आराध्या को ही मालूम थे, हमें तो उसका पता ही नहीं था कि कहाँ रखे हैं। यह सुनकर आराध्या रोने लगी और बोली, माँ, मैं मेहनत करके गहने बनवा दूंगी। तो श्यामा जी ने रोते हुए कहा, बेटा, मुझे वही गहने चाहिए। श्यामा जी बेचारी जैसे उनका सब कुछ ही छीन गया था। उनका मंगलसूत्र तक चोरी हो गया था। वो दिन रात रोती थी और फिर से बीमार पड़ गईं। एक दिन श्यामा जी ने सुना कि आराध्या की सास उसको ताने देकर कह रही थी, तेरी माँ कब तक मुफ्त की रोटी खाएगी, इसको बाहर भेज घर से।
श्यामा जी ने ये बात सुन ली और उन्हें बहुत दुख हुआ। उनकी बेटी चुपचाप खड़ी सास के ताने सुन रही थी, जो श्यामा जी को गवारा न हुआ। उन्होंने तय किया कि वो आज ही घर छोड़ देंगी। श्यामा जी बिन बताए घर से चली गईं। आराध्या रोती हुई उन्हें हर तरफ ढूंढती रही, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। श्यामा जी थोड़े थोड़े दिन कभी किसी हॉस्पिटल में तो कभी मंदिर, कभी किसी स्टेशन पर ठहर जाती, जिससे उन्हें उनके पति मिल जाएं। अब उनके जीवन का एक ही ध्येय था, और वो था अपने पति को ढूंढना। लेकिन जिस बेटी को सुख में रहता जानकर छोड़ आई थी, उसके जीवन में दुख के बादल घिर आए थे। आराध्या को उसके पति ने तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि आराध्या ने आभास से ही गहनों के बारे में पूछताछ की थी। आराध्या अब बहुत दुखी थी। एक तरफ उसके पिता कहीं चले गए थे और दूसरी तरफ माँ भी कहीं चली गई थी। आभास ने कहा, आराध्या, कोई दहेज लेकर नहीं आई थी तुम, जिसके लिए इतना सुनाती हो। बात तो ऐसे करती हो जैसे कहीं की मंत्री हो। अरे वो तो मैंने ही तुमसे शादी कर ली, नहीं तो तुम्हारी विधवा माँ क्या ही कर पाती। आराध्या ने यह सुनकर गुस्से से भर गई और ज़ोर से चिल्लाई, आभास, जुबान संभाल कर बोलो। मेरी माँ विधवा नहीं थी। पापा कहीं भी होंगे मगर जिंदा होंगे। आभास ने आराध्या को थप्पड़ मारकर कहा, चिल्लाओ मत। तुम्हारा बाप अगर चला गया तो इस घर में हंगामा क्यों कर रखा था तुम्हारी माँ ने। अच्छा है जो चली गई। आराध्या बेबस ये थप्पड़ खाकर रह गई। आराध्या को जब शादी के 5 साल बाद तक भी बच्चा नहीं हुआ तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप और टेस्ट के बाद कहा कि आराध्या कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुनकर सास ने आराध्या को जली गई सुनाना शुरू कर दिया और एक दिन घर से निकाल दिया। अब बाप, बेटी और माँ तीनों ही बेघर हो चुके थे। आराध्या कहाँ गई इसका पता किसी को नहीं था, बल्कि आभास उसे ढूंढने भी नहीं गया। इतने साल बाद श्यामा जी का मन अपनी बेटी से मिलने का किया। फटे हाल श्यामा जी अपनी बिटिया के घर पहुंची तो दूर से खड़ी देखती ही रह गई। घर को तोड़कर नए सिरे से बना दिया गया था और बाहर आराध्या की सास के नाम की नेम प्लेट भी लगी थी। श्यामा जी खुश हो गई कि उनकी बेटी इतने बड़े आलीशान घर में रहती है। वो गार्ड के पास गई और आराध्या को बुलाने को कहा, मगर उसकी सास को बाहर आते देखा तो शंका सी हुई। सास ने देखते ही श्यामा जी से कहा, कौन है, इधर क्यों आई है, चल निकल। श्यामा जी ने कहा, बहन जी पहचाना नहीं मुझे, मैं आराध्या की माँ। उसको बुला दीजिए, मुझे उससे मिलने ये इतने साल हो गए। सास ने कहा, कौन आराध्या, यहाँ कोई आराध्या नहीं रहती, निकल यहाँ से। और जाते हुए गार्ड से बोली, भिखारियों को क्यों आने देते हो, तुम्हें नौकरी प्यारी नहीं है क्या। गार्ड ने घबराकर श्यामा जी को भगाना शुरू कर दिया। श्यामा जी ने आगे जाकर एक औरत से पूछा तो उसने बताया कि ये तो अचानक से अमीर हो गए, जाने कहाँ से इतना पैसा आ गया है। अपनी बहू को बाहर निकाल दिया क्योंकि उसको बच्चा नहीं हो रहा था। श्यामा जी को अब सारा माजरा समझ आ गया। उन्हें यकीन हो गया कि इन्होंने गहने चुराकर बेटी को भी तंग करना शुरू कर दिया और उसे घर से निकाल कर गहने बेचकर ये आलीशान घर बना लिया है। लेकिन अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं? मन में बेटी के लिए दुखी होती हुई श्यामा जी फिर से गली गली भटकने लगी। उनके आंसू बेटी के दुख में रुक ही नहीं रहे थे। वो आभास से मिलना चाहती थी, मगर जब माँ ने पहचानने से इनकार कर दिया तो दामाद भी कहाँ पहचानता। वो भटकती हुई गुरुद्वारे के सामने पहुँच गई और बैठ गई। मन से पुकार लगाने लगी, हे प्रभु, कुछ तो करो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो पति को तो दूर किया, फिर बेटी को भी दूर कर दिया। भगवान कुछ करो। तभी गुरुद्वारे में से एक औरत बाहर आई और बोली, आप काफ़ी दुखी लग रही हैं, क्या हुआ है। श्यामा जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। उन्होंने दुखी होते हुए उसे सब कुछ बताया।
दरअसल वो एक एनजीओ की मालकिन थी जो कि वहाँ दान करने आई थी। उन्होंने कहा, आप हमारे साथ हमारे एनजीओ चलिए, वहीं रहिए। इस हाल में बाहर रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी और हम कोशिश करके कि आपके पति आपको मिल जाएं। फिर बेटी को भी ढूंढेंगे। समाज सेवा ही तो हमारा काम है। श्यामा जी को ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला और वो उनके साथ चली गई। एनजीओ ने उनसे उनके पति की सारी इन्फॉर्मेशन ली और पति की फ़ोटो भी लेकर हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दी। 2 साल और गुजर गए मगर कुछ पता नहीं चला। श्यामा जी ने एनजीओ के अंदर रहती थी मगर खाना पीना तक उन्होंने छोड़ दिया था। काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। बेटी और पति के दुख में उनकी ये हालत हो गई थी। एक बार एनजीओ की तरफ से बाहर घूमने का कार्यक्रम बना। श्यामा जी को ना चाहते भी साथ जाना पड़ा। सब लोग एक पहाड़ी पर बसे गांव में गए। प्राकृतिक सुंदरता देखकर श्यामा जी के दिल को कुछ ठंडक पहुंची। जिस जगह वो लोग रुके थे उसके सामने एक अस्पताल भी था। श्यामा जी के एनजीओ के कार्यक्रम का आखिरी दिन था और इस समय वो लोग जा रहे थे। बस में चढ़ रही श्यामा जी ने देखा कि उस अस्पताल में एक आदमी व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग को लेकर बाहर आ रहा है। बड़ी हुई दाढ़ी में भी वह श्यामा जी को कुछ पहचाना सा लग रहा था। श्यामा जी किसी से बिना कुछ कहे उसकी तरफ चल दी। उन्होंने पास जाकर उस व्यक्ति को रोका और झुककर व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति को ध्यान से देखा। देखकर लग रहा था कि इस व्यक्ति को दुखों ने ज़्यादा ही बूढ़ा बना दिया है। श्यामा जी ने उसकी ओर देखकर एक बार कांपते होठों से कहा, उदय सिंह। व्हील चेयर पर बैठे उस व्यक्ति ने ऊपर नज़र उठाकर देखा। उन्हें देखा तो रो पड़ा। श्यामा जी तुरंत रोते हुए उसके घुटनों पर बैठ गई थी। श्यामा जी रोते हुए कह रही थी, कहाँ थे आप अब तक? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। हर गली, चौराहे, अस्पताल और स्टेशन पर बस आपको पागलों की तरह ढूंढती रही। कितना रोई हूँ आपके लिए। आपके बिना एक दिन कैसे बिताया है ये मैं ही जानती हूँ। साथ खड़े व्यक्ति ने कहा, आप इनकी कौन हैं? श्यामा जी ने कहा, मैं इनकी पत्नी हूँ, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गए? उस व्यक्ति ने कहा, बहन जी, ये तो दूसरे शहर में थे जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये होश में आते ही वहाँ से निकल गए थे। ये अपने घर पहुँच भी ना पाए, मोटरसाइकिल पर ही बेहोश हो गए। तब मैं उस शहर में नौकरी करता था। इन्हें दिमाग में चोट लगी थी और मैंने ही जाकर अस्पताल में दिखाया था, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया था और ये बिस्तर पर महीनों से बेहोश पड़े थे। डॉक्टर ने कहा कि ये कोमा में हैं। यहाँ इस हॉस्पिटल में मेरे एक मित्र थे। उन्होंने कहा कि यहाँ लेकर आ जाओ तो ठीक हो सकते हैं। मैं इन्हें ले आया, लेकिन तब इनको होश नहीं आया। 5 साल से यही हैं और 2 हफ्ते पहले इनको होश आया है, लेकिन इन्हें कुछ याद नहीं था और आज होश में आने के बाद पहली बार इन्होंने आपका ही नाम लिया और पहचान भी लिया। तभी उदय सिंह ने कहा, श्यामा, मुझे सब याद आ गया है। हमारी आराध्या कहाँ है? मुझे पता है तुमने उसका बहुत ख्याल रखा होगा। श्यामा जी ने कहा, सब बताती हूँ। वैसे वो ठीक है ससुराल में। आप अब अच्छे से हो जाइए। 2 महीने तक श्यामा जी ने उन्हें कुछ ना बताया, लेकिन अंत में उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। तो उदय सिंह ने कहा, श्यामा, चलो उसको ढूंढते हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे। जाने हमारी बेटी किस हालत में होगी। उसके बाद दोनों इस गांव से शहर आ गए। उस व्यक्ति ने उनको कुछ पैसे भी दिए थे। श्यामा जी फिर से आभास के घर गईं और इस बार उन्हें आभास नज़र आ गया। आभास को देखते ही उन्होंने जाकर उसका हाथ पकड़कर कहा, कहाँ है हमारी आराध्या? आभास ने कहा, तुम्हारी बेटी हमारे सिर पर चढ़ना चाहती थी, वो भी बिन माँ बने। बांझ औरत को सिर पर क्यों चढ़ाता? सो मैंने निकाल दिया। श्याम जी ने
श्यामा जी ने आभास को ज़ोरदार थप्पड़ मारा तो आभास ने ज़ोर से चिल्लाकर गार्ड से कहा, धक्के मारकर निकाल दो इस औरत को यहाँ से। श्यामा जी खुद ही दूर खड़े ये देख रहे उदय सिंह जी के पास चली गईं और रोने लगी। उन्हें गले से लगाकर कहा, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। दोनों वहाँ से चल दिए तो गार्ड ने पीछे से आकर एक गांव का नाम लेकर कहा, माँ जी आपकी बेटी वहाँ मिल सकती है, क्योंकि वो आपको याद करती हुई और गांव का नाम लेती हुई जा रही थी। दरअसल ये गांव श्यामा जी के पिताजी का गांव था। वो हैरान रह गई क्योंकि वो जानती थी कि उनके पिताजी तो अब रहे नहीं और गांव में भी तो कोई मिला ही नहीं होगा। वो तो माता पिता की खुद अकेली संतान थी और पिताजी ने अपना सब कुछ अपने छोटे भाई ही नाम कर दिया था। श्यामा जी अपने गांव में पहुंच गई। अपने गांव को देखकर उनकी आंखें भर आई थीं। लेकिन इतने सालों में गांव काफ़ी बदल गया था। आलीशान मकानों को अब गांव में कोई गिनती नहीं थी। कच्चे पक्के मकान देखने को ही ना मिले। वो पति के साथ गांव में बेटी को ढूंढती रहीं। उदय सिंह भी गांव में वापस आकर खुश थे, लेकिन उन्हें भी किसी ने नहीं पहचाना। उन्होंने सुना कि उन दोनों का पूरा खानदान उनके भागकर शादी करने के बाद गांव छोड़कर चला गया। पूरा गांव देखने के बाद वो रोज़ एक नुक्कड़ पर बैठने लगी। अब तो गांव में नए लोग दिखाई देते थे, इसलिए श्यामा जी बेझिझक वहाँ बैठी रहती थी। यहाँ तक कि कहानी सुनाकर श्यामा जी रुक गईं और अपने आंसू पोंछने लगी। शीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अम्मा ये तुम्हारा ही गांव है और तुम अपने ही गांव में दर बदर फिर रही हो। उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई। शीला ने कहा, अम्मा अगर आपकी बेटी मिल जाए तो। श्यामा जी मुस्कुराने लगी। शीला के पति राजीव दरअसल पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर थे और छुट्टी में घर आए हुए थे। शीला ने जाकर सारी बात उनको बताई। उन्हें सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, अम्मा से उनकी बेटी का फ़ोटो ला दो, हम उन्हें तलाश लेंगे। शीला ने अगले दिन अम्मा से बेटी का फ़ोटो मांगा तो श्यामा जी ने दे दिया। वो फ़ोटो ले जाकर शीला ने जैसे ही अपने पति राजीव को दिखाया तो वो भौचक्के के रह गए। उन्होंने देखते ही कहा, ये लड़की अम्मा की बेटी है। अरे ये तो कुछ 15 दिन पहले ट्रेनिंग में दिखाई दी थी मुझे। महिला पुलिस की ट्रेनिंग चल रही थी। एक दिन के प्रशिक्षण के लिए मुझे भी टीम के साथ जाना था। मेरी ड्यूटी थी वहाँ। इसने तो ज़बरदस्त ट्रेनिंग की है। सब देखकर हैरान थे। मैं तो भूल भी जाता, लेकिन इसने कहा था कि ये गलत लोगों को सबक सिखाने और माता पिता को ढूंढने के लिए पुलिस की नौकरी करना चाहती है। ऐसे अलग तरह के जवाब हर कोई कैंडिडेट नहीं देते। मैं इसका पता कल ही निकलवाता हूँ। शीला की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसने अम्मा जी को ये बात नहीं बताई और पति के जवाब आने का इंतज़ार करती रही। श्यामा जी ने एक दिन कहा कि अब मैं जाना चाहती हूँ, हमें मत रोको बिटिया, तुमसे इतनी सेवा ले ली, बस अब और नहीं। तो शीला ने नाराज़ होकर कहा, अम्मा जी मेरी सेवा में क्या कमी है? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? और क्या पता आपकी बेटी का पता मिल जाए तो कुछ दिन और रुक जाए। ये श्यामा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और वहीं रुक गई। उदय सिंह जी ने कहा, ये बिटिया कितनी प्यारी है, हमारा कितना ख्याल रखती है, अपनी आराध्या जैसी है। फिर एक दिन शाम के समय शीला उन्हें कमरे में चाय देने गई। तभी बाहर से आवाज़ आई, शीला जल्दी से बाहर आओ, अम्मा को भी ले आओ। बाबा जी जल्दी से बाहर आइए। सब बाहर आ गए थे। देखा तो सामने राजीव खड़ा हुआ था और सबको मुस्कुरा कर ध्यान से देख रहा था। सब हैरान देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ है। शीला ने कहा, अरे क्या हुआ है, कुछ तो बताइए ना। नहीं, या हंसते ही रहेंगे। राजीव ने दरवाजे के बाहर झांक कर कुछ इशारा किया तो एक परछाई दिखाई दी। अंदर आते ही अपनी बेटी आराध्या को सामने देखकर श्यामा जी और उदय सिंह जी की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों रोते हुए बेटी से लिपट गए। इतने साल बाद आज वो अपने माता पिता से मिली थी। आज परिवार एक हो गया था।
शीला और राजीव की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे। आराध्या ने उनसे सब कुछ पूछा और कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, अब आप लोग मुझे वापस मिल गए हैं। बस एक बार नौकरी लग जाए फिर उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। 2 साल बाद आराध्या इस शहर की डीएसपी बन गई, जिसके बाद वह आभास के घर गिरफ्तारी का वारंट लेकर पहुंची। वहां जाकर खड़ी हुई तो सास के पैरों तले ज़मीन ही खिसकने लगी। आभास की तो आंखें ही फटी रह गईं। गहनों की चोरी, बिना तलाक दिए दूसरी शादी और पहली बीवी को मार पीट कर घर से निकालने के आरोप में वो सबको पकड़कर ले गई। सास को आराध्या ने दिन में तारे दिखा दिए थे। वहां जाकर जब आभास और उसकी माँ के सामने श्यामा जी और उदय सिंह जी दिखाई दिए तो दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। आराध्या ने सबको सज़ा दिलवाकर ही दम लिया। इसके बाद सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। उनकी ज़िंदगी में अब खुशहाली वापस आ गई थी। शीला की बेटी अम्मा अम्मा करती हुई हर हफ्ते अपने माता पिता के साथ मिलने आती थी। उनका शीला और राजीव से अब अपनी संतान जैसा रिश्ता बन चुका था। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक शेयर ज़रूर करें।